इंडियन ज्योग्राफी में एक तो आपका मानसून हम बताएं, हिमालय बताएं। उसके अलावा फिर आपको एग्रीकल्चर का जोनिंग देख लेना चाहिए, ठीक है ना। सर एक और माइक होगा सर। तो एग्रीकल्चर का जोनिंग देख लेना चाहिए। सॉइल रिलेटेड भी पूछ सकता है कि सॉइल का जोनिंग कैसा है। देखिए ये सब स्पेशली प्रिपरेशन करने लायक हमको नहीं लगता है सवाल है। और भी बस दिमाग में रखते हैं। हाँ, क्योंकि आपको मोटा मोटी अगर जानकारी है, आप प्रीलिम्स में पढ़े हैं तो आपको बेसिक पता है कि लेटराइट सॉइल कैसे बनता है, ब्लैक सॉइल कैसे बनता है, रेड सॉइल कैसे बनता है। ये भी जानकारी है कि कौन सा सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है। बस मैप बनाना है, उसको शेडेड कर करके दिखा देना है। सर इसमें क्वेश्चन भी तो क्या क्या पूछ दिया था, पिछला बार पूछ दिया था टाउनशिप पैटर्न। हाँ वो तो खैर प्रॉपर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट और सेटलमेंट वाला टॉपिक है पूरा। हाँ वही तो बोल रहे हैं, ये सब तो प्रॉपर ज्योग्राफी मेंस का टॉपिक है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लेते नहीं पता है तो फिर तो भी तो आपको इतना पता होगा कि टीयर 1 सिटीज़ होता है, टीयर 2 सिटीज़ होता है, मिलियन प्लस सिटीज़ होता है ना। टाइप ऑफ पैटर्न मतलब कैसे कैसे टाउनशिप डेवलपमेंट हुआ वैसे। हाँ तो उसमें भी शेप्स वाइज जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सेटलमेंट, तो सेटलमेंट में बहुत सारा चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए नदी के किनारे सेटल हुआ। अब हम देख लिए कि गंगा दी बह रही हैं तो उपजाऊ ज़मीन वहीं पे मिलेगा सारा, तो वो जो डेवलप हुआ। या फिर NH की जो नेशनल हाईवे बन रहा है 6 लेनिंग, तो वो देखिएगा ये सब लीनियर पैटर्न है। जहाँ कन्फ्लुएंस हो गया वहाँ पे आपका फिर ट्रायंगल शेप ले लेता है, एरो शेप ले लेता है। जहाँ पे 2-3 NH एक दूसरे को क्रॉस सेक्शन काट रहा है वहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न बन जाएगा। वो तो बेसिक है, पार्ट है, वो तो रहेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन उस बार का? मतलब प्रारूप मतलब वही, और डेवलप कैसे हो रहा है टाउन हाँ। कैसे हो रहा है, क्या क्या रीजंस है वैसा। देखिए बहुत सारा चीज़ में ना थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट रहना बहुत ज़रूरी है। एक जैसे पूछा था सर, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण प्रस्तुत करें। मीन्स अकाउंट फॉर द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन जैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिलेटेड है। अब इसमें प्री इंडिपेंडेंस है तो आपको थोड़ा सा ये भी बताना है कि प्री इंडिपेंडेंस में क्या था। प्री इंडिपेंडेंस में हमारा कुछ कुछ जो था वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ था, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ठीक है। क्यों भाई, रेलवेज और ये सब हम डेवलप किए थे। बाद में हम उसको इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन की थ्योरी पे बेस्ड करेंगे कि जहाँ पे जो जो चीज़ हमको लोकलाइज्ड वे में मिलते गया। इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन का अलग अलग थ्योरी है, ठीक है ना, कि उसमें हमको जहाँ पे एग्लोमेरेटिव इफेक्ट मिल रहा है, जहाँ पे हमको लोकेशनल बेनिफिट मिल रहा है, हम वहाँ पे इंडस्ट्री, जैसे जमशेदपुर, खैर ये तो प्री इंडिपेंडेंस से चल रहा है, लेकिन उसके अलावा मेजर जैसे गुजरात का सारा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया, अहमदाबाद, या फिर हमारा झारखंड ही पर से ले लेते हैं तो हमारा झारखंड मिनरल रिच सेक्टर है। हम अब क्या कर रहे हैं कि नया नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे हैं कि हम उसको लोकलाइज करें, ठीक है। एक चीज़ बता रहे हैं वो शायद फ़ायदा करेगा। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं एक एग्लोमेरेशन इफेक्ट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि जब 3 या 3 से अधिक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ किसी एक रीजन में बनती हैं तो वो एक मोमेंटम प्रोवाइड करती हैं वहाँ का एरिया को डेवलप होने के लिए, क्योंकि उसको बैकवर्ड लिंकेजेस चाहिए, उसको फॉरवर्ड लिंकेजेस चाहिए, तो वो एरिया खुद ब खुद डेवलप होने लगता है। कोई भी इंडस्ट्रियल रीजन जो है हमारा, जैसे हम लोग झारखंड को मान लीजिए इंडस्ट्रियल रीजन में बांटते हैं तो कितना इंडस्ट्रियल रीजन में बांट पाएंगे? वो तो हमारा सरकारी एक ही है। 8 रीजन है सर। हाँ, तो हम उसको
अपना जिलावार बांट दे रहा है 8 रीजन में, यहाँ 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 यहाँ। अब इसमें आपका जब हम जमशेदपुर देखते हैं तो जमशेदपुर एकदम प्योर एग्जाम्पल है एग्लोमेरेशन इफेक्ट का, क्योंकि हमारे वहाँ पे सारा जितना आपको इफेक्ट है ना, मतलब जो पढ़ते हैं हम लोग, एक तो खरकई रिवर मिलता है आपका इससे स्वर्ण रेखा से, ठीक है। तो वेबर जो हम लोग को लोकेशनल एस्पेक्ट बोलता है लोकलाइजेशन थ्योरी के लिए, और फिर यहाँ से दिखा दीजिए कि धनबाद कितनी दूरी पे है, जहाँ से कोयला और ये ला रहा है झरिया दुर्गापुर से, आयरन और माइंस हमारा किरुबुरु और वहाँ से मिलेगा। तो और इसके वजह से अब टाटा स्टील है तो यहाँ हमारा फिनिश प्रोडक्ट मिलता है MS, मतलब माइल्ड स्टील और अलॉय स्टील, जितना रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल रहा है। अब जितना भी हमारा ऑटो सेक्टर है जिसमें कि हम स्टील का यूज़ करते हैं, उस सारा का सारा सेटल हो गया हमारा गमरिया में। गमरिया आप घूमिएगा तो आपको नहीं भी तो वापस 400 से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटा छोटा फोर्जिंग कर रहा है और बना रहा है। तो क्या है, उसको फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है चीप ये पे, ठीक है ना। अब लोकेशनल फैक्टर उसमें बहुत सारा चीज़ हो सकता है, और मतलब जिस पे बेस्ड आपका कंपनी बन रहा है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जब इसमें जूट बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ते हैं तो जूट बेस्ड इंडस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा कि पूरा जो नदी बह रही है इसके साइड पे ही बस सारा इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत चाहिए होता है तो नदी यहीं पे है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी मिल रहा है हमको, नदी में नाव में डाले तुरंत जा रहा। चीप लेबर यहाँ पे कोलकाता में भरा हुआ है। तो किसी भी चीज़ का लोकेशनल एस्पेक्ट वही है। अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला है या अर्बनाइजेशन बोला है? अर्बनाइजेशन। तब तो फिर शहरी विकास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारा जितना जगह पे जहाँ जहाँ पे ग्रोथ फोकस था, या फिर हम ये बोले कि जो भी हमारा पूर्व का डेवलप्ड सिटीज़ था, मिलियन प्लस सिटीज़ जो उस समय का था, बिना ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट के हम बोले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वो तो पहले से है, उसके पास अपना इनर्शिया इफेक्ट है, ठीक है ना। अब उसका इनर्शिया इफेक्ट के चलते वो एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन जो नया सिटीज़ डेवलप हो रहा है वो हमारा मेनली जितना हमारा ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ है और जो भी इंडस्ट्री का लोकेशनल फैक्टर मिल रहा है वहीं पे डेवलप हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज भी ले सकते हैं, और कुछ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़। ये अलग अलग सिटी का एग्जाम्पल है। बेसिकली जो ज्योग्राफी पढ़िएगा उसमें तो उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है कि इस पे बेस्ड सिटीज़ कैसे डेवलप हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड सिटीज़ के। रांची जैसे, रांची में प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड सिटी है। आप राजधानी बना दिए हैं तो सारी चीज़ों को वहीं पे लाना है, सचिवालय आएगा, मंत्रालय आएगा, तो अपने आप डेवलप होने वाला है। हाँ एकदम वही बोले, वो हर एक क्राइटेरिया वही बोले ना। फिर आपको उसको स्ट्रक्चर वाइज अलग अलग ये में बांट के हम लोग बनाते हैं कि कौन कौन बेस्ड सिटीज़ है। क्वेश्चन था मेरा कि इससे ना ज्योग्राफी में जो पार्ट है सी पार्ट में है वहाँ पे भी नगरीय बस्ती पढ़ना है और झारखंड के रिस्पेक्ट में भी पढ़ना है। तो सर जैसे अगर हम झारखंड के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछता है तो जो सेंटर मतलब जो सेंटर के बुक में लिखा हुआ, सेंटर जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसको अडॉप्ट करके वहाँ लिख सकते हैं क्या? एकदम वही तो पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा उसका तो बेसिकली हम बता रहे हैं कि जब पहले अभी का ये सब तो मैं छोड़ दीजिए। हाँ जैसे कि ना वहाँ पे बांटा हुआ इसी सेक्शन में, जैसे कोई अगर बस्ती या फिर नगरीय विकास होता है तो जैसे होता है कि टी शेप से होता है, वाई शेप से डेवलप होता है, सर्कुलर हो सकता है। तो वो हम अभी बताए ना कि रोड नदी इसके अगर जाएगा तो लीनियर बन रहा। 2 नदी मिल गई, 2 रोड मिल गया तो वहाँ पे टी शेप्ड या एरो शेप्ड उस हिसाब से डेवलप करेगा। तो उस बात को झारखंड में अडॉप्ट कर सकते हैं? एकदम, क्यों नहीं, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। है। कैसे नहीं है? जैसे देखिए जो लीनियर है कहीं पे भी कई मतलब हम लोग, जैसे मेरा पिछला पोस्टिंग बरही था, हम बरही से धनबाद आते हैं NH2 पे बेस, ठीक है ना। ये मेरा NH2 जा रहा था, 6 लेनिंग हो रहा। आपको सारा घर ऐसे ऐसे ही बना जाएगा, यहाँ पे एक भी घर नहीं मिलेगा। इतना मतलब हार्डली 50 मीटर के बाद पीछे आपको केवल खेत ही खेत दिखेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ एकदम सीरीज में
पूरा डेवलप हो जाता है। और जब दो सिटीज़, एक सिटी यहाँ एक सिटी यहाँ पे, अगर ऐसे डेवलप हुआ है कि पूरा रोड फिल हो गया, तो वही ट्विन सिटीज़ का एग्जांपल बन जाता है, जैसे भुवनेश्वर कटक, ठीक है ना, वो इसी का एग्जांपल बन जाएगा। फ़ोटो भी आपको ऐसे ही बनाना है कि एनएच दिखा रहा है, यहाँ पे ब्लॉक्स दिखा रहा है कि हाँ ये भर गया, और ये ट्विन सिटी का एग्जांपल दिखाएं, ये वाला दिखाएं कि ये डेवलप हो गया, लीनियर डेवलपमेंट, ठीक है ना। बरही जैसे है हमारा, बरही सेंटर है, और यहाँ से हमारा NH31 जा रहा है, इधर NH2 दिल्ली चला गया, इधर पे कलकत्ता चला गया, इधर पे पटना चला गया, इधर रांची चला गया, ठीक है ना। चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, स्टार शेप डेवलपमेंट बोल देंगे, सिंपल। सर इससे एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम बात करते हैं पूरा इंडिया के लेवल पे कि जो गंगा रिवर है उसके किनारे जो बसा हुआ है गाँव वगैरह, तो इस हिस्से में झारखंड में कहाँ पे मिलेगा सर इस तरह से? अभी तो बताएं आपको, जैसे जमशेदपुर ही है, जमशेदपुर आप बोल दीजिए उसको, ट्रायंगल हमारा खरकई और स्वर्णिका के बीच में ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। लीनियर जैसे झारखंड में लाते हैं सब डिस्ट्रिक्ट, हाँ एकदम, बना हुआ है। मोस्टली रिवर के साइड पे जो बनेगा वो लीनियर ही बनता है, ठीक है। अब तो पटना वटना देखेंगे तो बहुत एक्सपेंड हो गया, नहीं तो स्टार्टिंग में तो पूरा का पूरा वैसे ही था। देवघर तो सेंट्रिक हो सकता है क्योंकि वो मंदिर हाँ। का- वही बोल रहे हैं कि सारा एग्जाम्पल मिलेगा। वही हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसको इंडिया में कैसे ला सकते हैं, पेपर 2 का पूरा मकसद जो है यूपीएससी का वो यही था। सबसे बढ़िया मार्क्स आउट ऑफ कंटेक्स्ट बता रहे हैं आपको। पहले पबैट 2 आता था, ठीक है ना, पेपर मेंस में, ठीक है, जिसको हम बोलते थे इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मार्क्स किनको आता था? पढ़ता लिखता सब कोई है, मेहनत भी बहुत कोई कर रहा बच्चा, मार्क्स नहीं आ पाता था, क्योंकि इसका एजेंडा क्या है कि आप पेपर 1 में जो थिंकर को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग थिंकर है, इसको आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कोरिलेट कर पाते हैं, और सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यूज चल रहा है, उसको आप अपने पबेट से कैसे कोरिलेट कर पाते हैं, उसी पे मार्क्स मिलता है। मतलब कि कोई सेंटर स्टेट रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया या गवर्नर का क्वेश्चन पूछा गया, आप रिसेंटली का डिस्कशन नहीं किए तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको रिसेंट क्वेश्चन ही उस समय उसी लिए आता ही था क्योंकि रिसेंटली कुछ हो रहा था उससे रिलेटेड। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। आपको वहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करना है और प्रेजेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे हम उसमें पॉलिटी में बोले इशू बेस्ड क्वेश्चन। इशू बेस्ड क्वेश्चन पे आपको यही है कि आप अपना थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वही है। तो आप जितना कोरिलेट कर पाइएगा उतना बढ़िया है। सर अगर जैसे वेस्ट बंगाल का एग्जांपल देके अगर गवर्नर का रिस्पेक्ट में कुछ पूछ लिया और हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन जो से नेगेटिव बोल रहा है, तो क्या करना है उससे? नहीं बोलेंगे, मतलब वो क्वेश्चन ही बोल रहा है नेगेटिव। हाँ तो भी नहीं बोलेंगे। कि मतलब ऐसा देख रहे हैं हम लोग गवर्नर जो से पॉलिटिकल पे हम ये बोलेंगे कि ऐसा देखा जा रहा है जिससे कि ये एक इशू ऑफ क्रिटिसिज्म बन रहा है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा अच्छा एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है ना। जो एग्जाम्पल है वो तो साइट करना ही करना है। और जहाँ पे भी एकदम थंब रूल है, जहाँ पे भी क्वेश्चन दिखता है आपको लगता है कि हम इसको झारखंड में कहीं कोरिलेट करके आंसर दे पाएंगे, डेफिनेटली देना है। एक्स्ट्रा मार्क्स फेच चेक करेगा वो आपको आराम से। लास्ट एक पैराग्राफ पूरा, लास्ट का आपके सिलेबस में क्वेश्चन दिया है, उसमें बोला है ना 40% ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम झारखंड, हर एक पेपर में सिलेबस में लिखे, क्वेश्चन में लिखा है शायद लास्ट में एक लाइन एकदम लिखा है 40% ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम झारखंड इन ईच पेपर। तो कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको भले लगे कि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है या फिर कहीं का है, वर्ल्ड हिस्ट्री का है, अगर आपको उसमें दिखता है झारखंड का कोई भी चीज़ कहीं से कोरिलेट करने का चांसेस, तो लास्ट के पैराग्राफ में आप कंप्लीट उसमें झारखंड का उल्लेख कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा मार्क्स देगा। इवन आपसे इंटरव्यू में भी यही एस्पेक्ट रखता है
ठीक है ना। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों का इंटरव्यू निकलवाया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट कंपनी में हो गया था तो फिर मेरा वही काम बचा था। तो इंटरव्यू वाला जो माइंड होता है, पब्लिक जो मतलब जो इंटरव्यू ही होता है वो यही देखता है आप में कि आप कैसे इन सब चीज़ों को रिलेट करते हैं। आपका जो थ्योरी है और जो आपका प्रैक्टिकल है, हम लोग जैसे अभी काम कर रहे हैं डेली प्रैक्टिकल बेसिस में, डेली पब्लिक डीलिंग है। हम जो अपना पढ़ाई किए हैं और जो हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, इन दोनों को कैसे कोरिलेट करते हैं, वही पब्लिक सर्विस है। ठीक है ना। तो वो आपसे एकदम एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप कैसे कोरिलेट कीजिएगा। तो जहाँ कहीं भी चांसेस मिलता है एकदम डेफिनेटली झारखंड से कोरिलेट कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में जितना क्वेश्चन हो आपको लास्ट एक पैराग्राफ में लिखना चाहिए कि और झारखंड में इस चीज़ के लिए ये पॉलिसी लाया गया है। हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मान लीजिए बात हो रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंगल पे विंडो सिस्टम लाया गया है ताकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। इन्वेस्टर सबमिट करा रहे हैं हम लोग कि इंडस्ट्री आए। ठीक है, हम लोग कुछ छोटा छोटा चीज़ अभी डिस्कस करेंगे। हमको पहले ये बताइए कि जैसे पॉलिटी में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आप लोगों को कि पंचायती राज सिस्टम से 73rd 74th अमेंडमेंट, ठीक है ना। इसमें एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है कि वो 73rd अमेंडमेंट आपसे ना पूछे, केवल और केवल 74th अमेंडमेंट के बारे में पूछे, ठीक है। जिसमें अभी 2 से 3 दिन पहले धनबाद का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चूँकि इलेक्शन नहीं हो पाया है, उसके लिए वो लोग कोर्ट में गए हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जैसे पंचायती राज इलेक्शन होना था जो कि 2 साल से पेंडिंग चल रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा था क्वेश्चन क्या? 73rd और 74th के बारे में explain करना था। हाँ, मतलब आ चुका है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस पर ज़रूर पूछेगा। मेजर इशू है कि हम लोग लोकसभा में भी ये क्वेश्चन उठ चुका माननीय सांसद महोदय के द्वारा कि झारखंड में हमारा पंचायती राज इलेक्शन 2 साल से नहीं हुआ। विधानसभा में तो उठते ही रह रहा है और एकदम बर्निंग टॉपिक है कि हमारा पंचायती राज इलेक्शन नहीं हुआ है 3rd लेयर का, ठीक है ना। तो ये एकदम क्लियर कट क्वेश्चन है। इसमें आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, ठीक है। नहीं हो रहा तो उसमें जो हमारा अकाउंटेबिलिटी बनता है सरकार का या फिर जो PRI मेंबर्स का, तो वो क्या है। फंड एलोकेशन जो है उसका अभी यूज़ होना वो कहाँ तक जायज़ है, ठीक है ना। तो उन सारी एस्पेक्ट पे सोच के रखने से आपको आंसर देने में आसानी होगा। किसी भी चीज़ का आप पॉजिटिव वे में जवाब इस तरह ज़रूर दे सकते हैं कि जो भी फंड है वो पब्लिक के लिए ही और पब्लिक के लिए ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो ठीक है, एक्सटेंशन पे नहीं होना चाहिए, हो जाना था, लेकिन जो भी टेक्निकल रीजंस रहा हो, इलेक्शन हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो पंचायती राज से ज़रूर आएगा क्वेश्चन। इम्पोर्टेंस में तो कोविड वाला से छोड़ के पूरा बता सकते हैं कि आप एक्सप्लेन कैसे, आप तो सीधा सीधी नहीं बोले ना, हम पब्लिक सर्वेंट है, हमको सही बात भी पता होगा तो हम नहीं बोलेंगे। हमको बताना यही है और ऑब्वियस रीज़न भी है, कोविड के चलते तो 2 साल हमारा ये रहा, मेजर रीज़न है, उसको साइट कर ही सकते हैं। सर ज्योग्राफी क्वेश्चन सर, ये टॉपिक बी में सर क्या संभावित क्वेश्चन बन सकता है? टॉपिक डी में है क्या, हमको बताइए पहले। झारखंड ज्योग्राफी। झारखंड ज्योग्राफी देखिए, जितना हम लोग उधर पढ़े उसी का इधर पढ़ेंगे। बोलने का मतलब कि झारखंड का फिजिकल ज्योग्राफी से आपको 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। एक सॉइल रिलेटेड इसलिए क्योंकि इसमें मटेरियल आपको मिल जाता है झारखंड का मैप बना के, सॉइल कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है जो कि हर जगह आएगा ड्यू टू फार्मर्स एजिटेशन भी और ड्यू टू हम लोग जितना उसके लिए योजना चला रहे उसके लिए भी। PM किसान रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहाँ तक बेनिफिशियल है किसानों के लिए। सर DVC और स्वर्णरेखा सर परियोजना है, दोनों क्या समाहित हो सकता है दोनों से? कोई कुछ नहीं,
इकोनॉमी में ये क्वेश्चन आ सकता है वैसे डीवीसी रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो झारखंड का उस पर डेप्थ है बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद वो बिजली कटौती करता है तो कहाँ तक जायज़ है नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको ज़रूर डालने का कोशिश कीजिएगा, जो इशू आपको याद आता है आंसर में हमेशा। ट्राइबल वाला टॉपिक इसमें तो बहुत सारा है। क्या ट्राइबल का टॉपिक बताएं ना कि कोई भी मेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सब जो सेक्टर है इसके आपके पास रटा रटाया होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, ये क्या है, जहाँ देखिए ये है उसको छाप देना है। अगर आप इसमें सोच के वहाँ पे लिखिएगा तो आप उतना बढ़िया मार्क्स नहीं ला पाइएगा। तो वुमेन बेस्ड इशू जो है, अच्छा वुमेन बेस्ड इशू मान लीजिए पूछता है आपको, तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा योजना चला रहे हैं? लाडली योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अभी हाल ही में फूलो जानो फूलो झानो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दिवाली योजना, समर अभियान को सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चल रहा है जैसे पीएस के माध्यम से। तो ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप या प्रेशर ग्रुप पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन अपने आप बन जाता है कि कैसे ये सब आपका पॉलिसी डिसीजन या इन सब चीज़ों में मदद करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला का प्रोडक्ट को प्लास ब्रांड के नाम से बेच रहा है। ये सब अच्छा है, एग्जाम्पल में ये सब लिखना ज़रूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप पे भी क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और फीडबैक तीनों लेवल पे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का यूज़ ले सकते हैं। जब हमको से क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसको 3 सेक्टर में बांटेंगे कि फॉर्मुलेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप या प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, एनजीओज रिलेटेड, वो लिखने आना चाहिए। फाइनेंस में मदद कर रहा है। हाँ, तभी बनेगा। सिविल सर्वेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक है, स्टैटिक क्वेश्चन होता है कि क्या रोल है, कैसे करता है। तो वही है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है, हम लोग कैसे कैसे करते हैं। डिप्यूटी कमिश्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि डीसी, वही सर आया था क्वेश्चन का अच्छा चेंजिंग रूल। ठीक है, तो वो आया तो अच्छा है। उसमें ऐसे जैसे पार्ट के प्री इंडिपेंडेंट 1947 के पहले क्या रूल था, फिर ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या रूल आ गया, पंचायती राज के बाद क्या रूल बन गया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए में आने के बाद क्या रूल बन गया, हाँ, ऐसा अलग अलग एस्पेक्ट देख सकते हैं, मतलब आप उसको सेक्टर वाइज भी डील कर सकते हैं। विकास में क्या, पुलिस प्रशासन में क्या, डेवलपमेंटल रोल्स क्या है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या रोल्स हो सकता है, जुडिशियल रोल क्या हो सकता है, इलेक्शन में क्या रोल हो सकता है, पहले क्या था। और दिन पर दिन जितना भी पॉलिसीज़ हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही इज़ द सोल अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट इन हिज एरिया, तो वो सारी चीज़ें जोड़ के लिखना होगा। बेसिक डीएम और डीसी में क्या डिफरेंस होता है? जब उसको मजिस्ट्रियल पावर होता है तो वो डीएम होता है। मजिस्ट्रियल पावर मतलब मजिस्ट्रियल पावर मतलब कि आपको कानून संहिता के तहत, दंड संहिता के तहत जो पावर मिलता है तो आप मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। मतलब उसमें लिखा रहता है सीआरपीसी और आईपीसी में कि इस धारा के तहत किसको पावर निहित है। जैसे आप लोग सीएनटी में पढ़े होंगे, तो सीएनटी में पढ़े होंगे कि मोस्ट ऑफ द जो सीएनटी में होता है उसका रेंट कम करना, ज़्यादा करना, हटाना, ये सारा पावर डीसी। उसी तरह सीआरपीसी में उसको जो हम पावर निहित करते हैं तो वो मजिस्ट्रियल पावर रहता है। एसडीएम, एसडीओ, जब वो सब डिविजनल ऑफिसर है, मतलब अभी हम उसको एज ए मजिस्ट्रेट नहीं बोल रहे। एसडीएम, एसडीओ वही होता है, क्योंकि हर एक एसडीओ को एसडीएम का पावर है, मजिस्ट्रेट पावर, तो उसको हम एसडीएम भी बोल सकते हैं। झारखंड में तो डीसी ही देखते हैं, मतलब DC हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम, यूपी में तो डीएम वगैरह। हमारे यहाँ भी सब कोई डीएम है। सिंगल पर्सन 2 डेजिग्नेशन हो सकता है। सिंगल पर्सन जो डीसी है उनको डीएम कहा जा सकता है एकदम, अगर power दिया। हाँ कह सकते हैं। ये बस कहने का ये है, हमारे यहाँ पे जो प्रचलित भाषा है हम लोग उपायुक्त बोलते हैं। जितना भी हम लोग पेपर होता है उनका ऊपर पढ़िएगा तो वो सारा का सारा ऑफिस जो है
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी है। तो जो जिला दंडाधिकारी दैट इज डीएम। यूपी में हम उसको बोलते हैं डीएम, मतलब वो बोलचाल की ये है कि हम वहाँ पे पहले से प्रचलित है कि डीएम बोल रहे, डीएम बोल रहे। यहाँ पे डीसी बोल रहे, डीसी। नहीं तो ऐसा एक भी हम लोग के झारखंड में डीसी नहीं है जिनको कि डीएम का पावर, मतलब वो जिला दंडाधिकारी नहीं है, सबको ही है। कोई स्टेट में होगा ना, मतलब कोई स्टेट में शायद डीएम को अलग है। पहले ऐसा होता था, अब कहीं ऐसा नहीं है। अब सब कोई को पावर। हाँ मेरा मन में कंफ्यूजन था। हाँ हाँ जैसे प्रखंड में जाते हैं, प्रखंड में जैस से सर वीडियो भी बनता है और सीओ भी बनता है, जैस का ही तो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। फिर सर वीडियो और सीओ में मतलब अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, बस 2 सेक्टर बांट दिए हम लोग, 3 सेक्टर बांट दिए, ठीक है ना। एक ये ले लिए रूरल डिपार्टमेंट, एक ये ले लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और एक ये ले लिए कार्मिक, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है आपका डेवलपमेंटल वर्क। तो जब एक डिप्टी कलेक्टर का पोस्टिंग हम झारखंड में रूरल डिपार्टमेंट में करते हैं तो उसको हम बीडीओ बोलते हैं। सेम वीडियो को अगर हम फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पोस्टिंग कर दिए तो सीओ हो गया। रैंक में तो सर अंतर नहीं होता? नहीं सर मतलब कोई टीचर थे तो बोले कि रैंक में अंतर होता है, नहीं, वीडियो नहीं, बड़ा नहीं। होता है, सीओ छोटा होता है। बड़ा सिंपल समझिए, जब मैं ट्रेनिंग में था तो मेरे को वीडियो का प्रभार दिए थे, ठीक है ना। मैं कस्मार वीडियो था और मेरे जो सीओ थे वो 2nd बैच के थे, तो हम उसे थोड़ी सीनियर हो गए? एकदम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम पर्सन को फिर जब यहाँ पे दे देंगे तो उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया वो। और उसका बाद में ये बस कोई और अंतर नहीं है, रैंक में तो अंतर नहीं पड़ता। नॉट एट ऑल। सारा सीनियरिटी आपका जो ग्रेडेशन लिस्ट बनता है वो आपके वही ग्रेडेशन लिस्ट, मतलब बैच वाइज ही सीनियरिटी होती है, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन और है कि सर जैसे क्वेश्चन को आता है तो 2 पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन को इंटरलिंकिंग करना कितना कार्य होता है? जो भी कोई क्वेश्चन है अगर उसमें 2 पार्ट क्वेश्चन है तो ऑब्वियस है कि वो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन होगा। ऐसा तो होने वाला नहीं कि पहला क्वेश्चन कुछ और पूछे दूसरा क्वेश्चन कुछ और पूछे। वो इंटरलिंक्ड होगा और वो आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको इंटरलिंक करें, तभी वो क्वेश्चन पूछा है। जैसे प्री इंडिपेंडेंस वाला जो क्वेश्चन है तो उसका मतलब ही है कि आप प्री इंडिपेंडेंस से लेके आज का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको इंटरलिंक कीजिए। शुरू में 3-4 ही मेट्रोपॉलिटन सिटी था, अब इतना सारा कैसे हो गया? वही तो इंटरलिंकिंग ही है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या क्वेश्चन चूज़ कर रहे हैं 4 क्वेश्चन में से, पता चला आप जब आधा से ज़्यादा एक पेपर लिख लिए तब आपको लगा कि ये तो 40 नंबर लायक हम लिख ही नहीं पाए हैं, इसमें तो आपको 10 ही 20 नंबर मिलेगा। हमको वो वाला चूज़ करके लिखना चाहिए था। कितना कितना बच्चे से हम ये भी सुने हैं कि वो चारों का चारों लिख के आ गया, कि पहला लिखे नहीं पता चला सर, सोचे कि सब लिख देते हैं, जिसमें हमको उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा उसमें हमको मार्क्स दे देगा ज़्यादा। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप चारों लिख रहे हैं, मतलब कि आप सब जस्टिफाई नहीं किए हैं नंबर से, सिंपल सा चीज़ है। तो जब चूज़ करते हैं तो जैसे हम उस समय नहीं बताया कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक वाला जो टोकन करेंसी का क्वेश्चन था, मैं रहता तो मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता, भले मैं कितने अच्छे से भी पढ़ के आऊँ, क्योंकि उस पर नहीं लिख सकते। या तो आपको टोकन का करेंसी का सारा फ़ोटो याद हो, आप टोकन बनाने लगिए उसमें, जो कि पॉसिबल नहीं है, लिखना मुश्किल है, कहाँ से लिखेंगे? किसी बुक में उतना नहीं दिया होगा, हम बुक जेरोक्स करके उसमें लगा दे तो भी हमको 40 मार्क्स लायक नहीं मिलेगा मार्क्स। जो सर प्रतीक करना हुआ ना, मतलब वो आए थे तो बोले कि हम टोकन करेंसी में 12 पेज लिखे थे और सब करेंसी बनाए थे वहाँ पे। हम वही तो बोल रहे हैं ना कि जिसको याद होगा करेंसी बनाने का बना ले, लेकिन एज सच डिफ़िकल्ट है। आपको ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा जिसमें कि आप लिख पाएँ, जिसमें आप अलग अलग चीज़ों को डील कर पाएँ। इंटर स्टेट काउंसिल, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन जो होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरे पॉलिटी में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से क्वेश्चन आना चाहिए या आ सकता है, और इससे सेंटर स्टेट रिलेशन, हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है।
अब सेंटर स्टेट रिलेशन है तो उसमें फिर उसको बांटना है, लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे है, फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे है, तो उसको फिर हम उतने पार्ट्स में बांटते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और वो सब, तो भी हमारा आंसर बन सकता है। राइट अ नोट ऑन वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ST/SCs एंड OBCs अलॉन्ग विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो ये भी वही है। अब इसमें जैसे हम आज के डेट में हमारे पास जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए कौन कौन सा स्कीम है? अनामिया है, प्राइवेट है, वन पार वाला है। अभी रिसेंटली हम लोग लॉन्च किए हैं CMEGP, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मरांगों के जयपाल सिंह एकदम है, मरांगो के जयपाल भी है। SC/ST UPSC प्रोत्साहन योजना जो हम्म। डाकिया को भी ऐड कर सकते एकदम कर सकते हैं, वही बोल रहे जितना चीज़ आ रहा है आपको याद। एक रिसेंटली वो भी था ना जिसमें फॉरेन भेजने पढ़ाई करने के लिए भेज रहे थे मेरांगोम के, वही तो। हाँ, तो वो सारा चीज़ लिख देना है क्या। फिर है, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ E-गवर्नेंस। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आप अपना पूरा इनोवेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा आपसे रिलेटेड E-गवर्नेंस क्या सिस्टम है बताइए? ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन क्लासेस, फिर ऑनलाइन फॉर्म जो हमारे आ गए हैं, फिर EFIR सिस्टम जो झारखंड में आ चुका है, वन स्टॉप सेंटर, सिंगल विंडो सिस्टम हो गया है, जो हजारों लॉ जो सब लॉ थे उसको हटा दिया गया है। आकांक्षा योजना से ऑनलाइन एजुकेशन जो स्कूल में, ज्ञानोदय योजना से टैबलेट टैबलेट जो बच्चे स्कूल में दिया जा रहा है स्कूल। ठीक है, आप जितना बोले सब बात सही है, लेकिन उसमें 50% E-गवर्नेंस का चीज़ है, 50% तो नहीं है। जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर ये सब कर रहे हैं। झारभूमि जैसे हो गया, हाँ, फिर आपका जैसे झारभूमि, आपको गवर्नमेंट रिलेटेड बात करना पड़ेगा। झारभूमि हो गया, आप जैसे अपना सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से जो हाँ। ऑनलाइन सर्टिफिकेट बन रहा है। आप जितना आज के माध्यम में किसी को राशन कार्ड लेना है, राशन लेना है, हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल विंडो है, CSC के पास जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट बनाना है, आप जा रहे बना ले रहे हैं। आपको डेथ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, कुछ भी बनाना है, आप सारा कुछ ऑनलाइन कर ले रहे हैं। अभी जो ERCMS वाला आया था राशन कार्ड, वही ERCMS ही हुआ, राशन कार्ड। सारी चीज़ें क्या हैं, ऑनलाइन हो गई। स्कॉलरशिप अप्लाई करना है बच्चों को, दिल्ली का एग्जांपल दिया जा सकता है सर, जो मतलब कोई अधिकारी घर में जाके ऑनलाइन करके आता है। नहीं एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन आप चूंकि JPSC लिख रहे हैं तो बेटर है कि आप झारखंड का एग्जाम्पल दीजिए। झारखंड का भी देना है सर, हाँ, घर का भी दे सकते हैं। अगर मतलब ऊपर में कहीं लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, लिखा जा सकता है। हाँ, सिटीज़न चार्टर अच्छा चीज़ है। सिटीज़न चार्टर के बारे में क्या जानते हैं? सिटीज़न चार्टर कुछ नहीं होता है, वो एक पार्ट हुआ, ठीक है ना। सिटीज़न चार्टर में हम किसी उसका जो स्टेक होल्डर्स है या उससे जो लाभ होने वाले लोग हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम क्या क्या लाभ देने वाले हैं, उसका ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ हम करते हैं। सिटीज़न चार्टर को बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है E-गवर्नेंस, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ हम उसको ऑनलाइन दे रहे हैं। इन सब का इंटरलिंकेज करना ही अच्छा चीज़ है। बड़ा अच्छा से हम लोग एक मैप टाइप बनाता था आदमी, यहाँ पे E-गवर्नेंस लिखता था, यहाँ पे सिटीज़न चार्टर लिखता था, यहाँ ऐसे ट्रांसपेरेंसी लिखता था, ऐसे ऐसे करके। गवर्नेंस वाला जो हाँ, कर सकते हैं सारा कुछ। कोई भी चीज़ में फिर करप्शन एक वर्ड जोड़ ही सकते हैं। सिटीज़न चार्टर भी आपको वो बताता है कि करप्शन रिड्यूस करता है, एकदम सारा कुछ कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन होना चाहिए और सारी चीज़ें इंटरलिंकेज होके करने से फ़ायदा है, ठीक है ना। तो E-गवर्नेंस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एकदम रिलेटेड है पब्लिक से, और हम लोग डेली बेसिस पे डील करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में अब जितना है E-गवर्नेंस पे ही काम करता है। हम जो म्यूटेशन करते हैं E-गवर्नेंस का पार्ट है। कोई आदमी अपना रेंट रिसिप्ट कटा रहा है लैंड का, या फिर लैंड का डिमार्केशन करवा रहा है, नापी करवा रहा है, सब E-गवर्नेंस का पार्ट है। बैंकिंग में जो हम लोग कर रहे हैं, सारा बैंकिंग जो अभी डिजिटल चल रहा है, सारा E-गवर्नेंस का पार्ट है। हमारा जो BC और ये सब रहता है बैंक का, जो गांव-गांव जाके मुहैया करा रहा है, सारा चीज़ है। और सर प्रचार प्रसार के लिए भी तो यूज़ किया जाता है ना, सोशल मीडिया को भी यूज़
हाँ, लेकिन वो ई गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। आप जहाँ पे सर्विस देते हैं वो ई गवर्नेंस का पार्ट है। जैसे हम मीडिया में कुछ चला रहे हैं, वो एक तरह से इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो ई गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। जहाँ पे आपको उससे बेनिफिट हो रहा है डायरेक्ट, वही ई गवर्नेंस का पार्ट हुआ। हाँ, एकदम। सर जैसे एक क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आने के बाद सुशासन में क्या मतलब फर्क आया या क्या महत्व बढ़ा है, इसमें सर वेटेज किसको ज़्यादा देगा और किसको कम? देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त में मेरे को जो लगता है क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि लोकपाल और लोकायुक्त जो है उतना बेनिफिशियल नहीं रहा, या फिर उसका क्या ड्रॉबैक्स है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। उसमें ड्रॉबैक्स में हम लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं कि वो बस एक पहले इकोनॉमिक में था ना, वाइट एलिफेंट हम खड़ा कर दिए, उसका कुछ यूज़ नहीं हो पा रहा, काइंड ऑफ थिंग है। हम लोकपाल, जैसे सरकारी विभाग कितना सारा है, बहुत सारा विभाग है, और हमारे उसको देखने के लिए हम बनाए एक लोकपाल और लोकायुक्त, जो भी बोल लीजिए। मान लीजिए हमारे स्टेट में लोकपाल है और हमारे पास 60 लाख के लगभग एम्प्लॉय होगा, 60,000 या जितना भी हो, विभाग नहीं भी तो होगा 10, 15, 20 हज़ार। हर एक का एक एक कंप्लेंट भी अगर जा रहा है, ना हमारे पास वहाँ पे सोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स है, ना वहाँ पे हमारे पास उतना फंड है, ना हमारे पास वहाँ पे उतना टाइम है कि हम उसको यूज़ कर पाएँ, तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है उसका यूज़। केवल देख लीजिए तो हमारे यहाँ पंचायत ही है लगभग 4,400 कुछ झारखंड में। ठीक है, सबसे एक एक आदमी भी बोला कि नहीं हमको अपने यहाँ पे प्रशासन से प्रॉब्लम है, एक एक शिकायत लिख के दे दिया। कहाँ से देखेगा लोकपाल? ऑलरेडी तो कोर्ट बना हुआ है ही, लेकिन नहीं हो पा रहा ना। सारे कोर्ट्स में इतना सारा केसेस पेंडिंग है, हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाह रहे हैं। तो उसमें आंसर यही होना है कि हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव वॉज गुड कि हाँ भाई चीज़ों का होना चाहिए निराकरण, किसी को प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट जा पाए और कोर्ट जो लंबा कॉस्ट है या फिर लंबा टाइम लगता है उस चीज़ से निजात मिले, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें सारी चीज़ों का ह्यूमन रिसोर्स फंड, फंक्शनरी, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इससे बेटर ये है कि हम लोग हर एक विभाग में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है उसी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें तो बेटर है ना। और उस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में जब हम ऊपर ऊपर चलते जाएं तब जाके कहीं पे आना चाहिए लोकपाल या लोकायुक्त, है ना। मान लीजिए मैं किसी का आपका बात नहीं सुना तो आप मेरे सुपीरियर के पास जाइए, डायरेक्ट यहाँ पे जाइएगा, तब तो मेरे ऐसा बहुत सारे लोग हैं ना, सबको यहीं पे डायरेक्ट जाने लगा तो कैसे चलेगा। अगर हिरार्की बेस्ड ही हो जाए थोड़ा सा तो फिर बेटर है। और इसीलिए अब ई गवर्नेंस ला भी रहे हम लोग, जितना है डिजिटली काम करना चाह रहा आदमी, ताकि किसी को उतना प्रॉब्लम हो ही नहीं, हैसल फ्री काम हो। आप जितना ऑफलाइन मोड में काम कीजिएगा उतना प्रॉब्लम होगा। वही जो शुरू में फॉर्मूला बताया, जितना अकाउंटेबिलिटी कम है, डिस्क्रिशनरी डिसीजन मेरा ज़्यादा होगा। ऑफलाइन मोड में क्या होता है, हमारा डिस्क्रिशन ज़्यादा होता है, हमारे ऊपर है कि हम सिग्नेचर करें नहीं करें, है ना। तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। और ऑनलाइन मोड में है कि सरकार भी देख रही है कि इनके पास 30 दिन से ज़्यादा म्यूटेशन पेंडिंग है, सारा कुछ दिख रहा है ऊपर में भी, तो फिर हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। उधर से सवाल पूछा जाता है कि भाई इतने दिन से क्यों पेंडिंग है, हमको जवाब देना पड़ता है, और नहीं देने पे हमको प्रॉब्लम है। लेकिन ऑफलाइन मोड में हर एक जगह से उतना इंफॉर्मेशन फेच करना भी मुश्किल है जो कि ऊपर जाए। आजकल व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है इंफॉर्मेशन का, रिपोर्टिंग का। फिर जैसे स्टैटिक पोर्शंस कुछ कुछ है, जैसे कि NHRC हो गया, UPSC हो गया, ये सब स्टैटिक पोर्शन है जो कि हम शुरू में बताए कि उससे बेस्ट आएगा। गवर्नर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे यहाँ। लास्ट ईयर हमारे यहाँ गवर्नर चेंज हुए हैं, तो कुड भी पॉसिबल कि एक क्वेश्चन उससे आ सकता है। अब गवर्नर का जब पूछा जाता है तो गवर्नर में आपको फिर से वैसे ही बताना है कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर क्या है और वो क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी मेकिंग। ब्यूरोक्रेसी होता क्या, ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है? एग्जीक्यूटिव जो होता है हमारे यहाँ पे, हाँ
ठीक है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को जो करवाने के लिए हमारे पास, लेकिन पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी ब्यूरोक्रेट्स ही करता है। हाँ, जनप्रतिनिधि को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो उसके बाद जो भी ऑफिशियल काम करते हैं उनको हम ब्यूरोक्रेट्स ले सकते हैं जो हायर लेवल पे होते हैं, ठीक है ना। अब उनका रोल क्या है पॉलिसी मेकिंग में? तो पहला है कि वो जितना भी मॉनिटरिंग करते हैं, जितना भी डेटा अपने फील्ड से लेते हैं, उन सब चीज़ों का एसेस करके वो एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं आफ्टर सेवरल ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो निचले स्तर पे भेज रहे हैं, उसमें भी आपका ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसके बाद फीडबैक का, कि क्या प्रॉब्लम रहा। अगर हम जैसे पीएम किसान में हैं तो हम लोग उसमें कर दिए कि वहाँ से पैसा आ रहा है, हम लोग नीचे नीचे भेज रहे हैं। अब पता चला कि एक ही ज़मीन पे 10 भाई लोग हैं, तो हम 10 को 2-2 हज़ार नहीं ना देंगे। मान लेते सब बंटवारा करके सबका 1-1 डेसिमल ज़मीन ही हो रहा है, तो यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम यहाँ से फीडबैक भेजते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर उसको प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या किया जाए। तो इसमें ये किया जाता है कि अगर बंटवारा करके भी इतना एकड़ ज़मीन से ज़्यादा होता है तो उनको हम लोग पैसा देंगे। बंटवारा करने का तरीका को आसान करते हैं। जैसे अभी जाति प्रमाण पत्र पे पॉलिसी फॉर्मुलेट है हम लोग का, हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब उसमें जाति प्रमाण पत्र में जैसे JSSC का जैसे फॉर्म्स है, तो बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है ऑनलाइन में करने में। तो अभी सरकार उस प्रॉब्लम को देखते हुए उसमें एक नया आदेश भी है कि ज़रूरत पड़ने पे ऑफलाइन भी जाति प्रमाण पत्र निकाला जा सकता है। अभी हम नहीं निकाल रहे थे जाति प्रमाण पत्र, तो ये क्या हुआ, हम फीडबैक नीचे से ऊपर गया, पब्लिक के माध्यम से भी फीडबैक जा सकता है। तो पब्लिक फीडबैक दिया, जिसके बेसिस पे कि फिर हमारा सुधार हो गया। वही चीज़ है। हाँ, ये जो नंबरसारी है उसका राजनीतिक गठजोड़ क्या होता है? एकदम बड़ा अच्छा, इसका क्वेश्चन बहुत पोटेंट क्वेश्चन। पहले बहुत ही पब्लिक में जब मेंस होता था तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन था, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल मास्टर्स का नेक्सस, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा रिलेशन चीज़ होता है। एक होता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की आफ्टर रिटायरमेंट पोस्टिंग, उसके लिए भी जो ब्यूरोक्रेट्स होता है वो पॉलिटिकल मास्टर्स को प्लीज़ करता है कि बाद में हमारा ये हो। उसका जो पोस्टिंग हुआ उसका हम जो भी ब्यूरोक्रेट है उसको हटाने का तो पावर किसी को है नहीं, वो तो गवर्नर ये राष्ट्रपति से होगा या फिर गवर्नर से होगा, है ना। पब्लिक सर्वेंट जो सेंट्रल लेवल पे है उनको हटाने का हक सिर्फ राष्ट्रपति को है, और स्टेट लेवल पे जो है उसको हटाने का हक सिर्फ गवर्नर को है, ठीक है। तो पॉलिटिकल मास्टर उसको ऐसे तो परेशान नहीं कर सकता। परेशान कैसे करता है, वो पोस्टिंग से कर सकता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, शंटिंग, या फिर अननेसेसरली का इंक्वायरीज, यही सारा चीज़ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ना करने के लिए, अच्छा पोस्टिंग या फिर अपना लाइफ स्मूथ रखने के लिए पॉलिटिकल नेक्सस बनता है। उसको क्या फ़ायदा होता है? उसको फ़ायदा होता है पॉलिसी मेकिंग में। बड़ा सिंपल समझिए कि सेंट्रल लेवल पे बहुत बड़ा अमीर लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना फेवरेबल पॉलिसी बनवाता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी जिससे कुछ बड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा। अब उस पॉलिसी से ये लोग जो पैसा कमा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्टोरल फंडिंग करेंगे। तो फंडिंग करेंगे तो जब इलेक्शन होगा तो फिर इनको फ़ायदा होने वाला है। कृषि कानून सी का हिस्सा था क्या? ये सब कमेंट करना कोई ये नहीं है, मतलब ये चीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है, होता है, कॉमन सा क्वेश्चन होता है इसमें। सेंट्रल लेवल पे बहुत बार ये देखिएगा कि बहुत सारे जो सीनियर सेक्रेटरीज हैं आफ्टर रिटायरमेंट वो पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड करते हैं, या फिर बहुत सारा जो हमारा जैसे NHRC हुआ तो उसका चेयरमैन कौन होना है, रिटायर्ड जज होना है। तो जो गुड बुक्स में जज रहते हैं तो उनको पोस्टिंग किया जाता है, जो नहीं है नहीं होगा। या फिर इलेक्शन कमीशन या बहुत सारा जिसमें कि हमारा जो डेजिग्नेटेड पोस्ट है वो रिटायर्ड लोग के लिए बना हुआ है। बहुत सारा जो सिविल सर्वेंट से होते हैं, या फिर इसमें ज़रूरी नहीं कि गलत ढंग से ही हो, बहुत कोई उतना मेरिटोरियस या फिर वो उसके लिए एलिजिबल भी होते हैं। हमको मान लीजिए जैसे मेट्रो रेल का ये करना था, उसका CEO बनाना है, तो हम किसी बेस्ट आदमी को देंगे, हो सकता है
वो नेक्सस के थ्रू बने या फिर अपने मेरिट पे बने, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसमें दोनों पार्ट लिखना चाहिए। जुडिशियरी कंप्लीट सेपरेट चीज़ है, एग्जाम्पल दिए। हाँ हाँ, नहीं तो वही तो बोले ना, मान लेते कोई गुड बुक्स में है, क्रिटिसिज्म में तो सबका आएगा ना। हम वो नहीं बोल रहे वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं होता, लेकिन जो एक पॉलिटिकल प्लीज करने का चीज़ है वो फ़ायदा हो सकता है, वो बता रहे हैं। उसी तरह बहुत सारा जो आपका कमीशन होता है, माइनॉरिटी कमीशन हो गया, या फिर आपका चाइल्ड का हो गया, वुमेन का हो गया, ST/SC का हो गया, ये छोड़िए, इवन इकोनॉमी में बहुत सारा जो हम लोग कमीशन बनाएंगे छोटा छोटा, या किसी पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए कोई कमीशन बना रहे हैं, तो उन सारा का पोस्टिंग कैसे होता है? वो तो कोई कॉम्पिटिटिव और इसके थ्रू होता नहीं है। गवर्नमेंट जिसको चूज़ करती है उसको ये करते हैं, डिस्क्रिशन होता है। तो अब डिस्क्रिशन है तो गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है। अब जब हमारी मर्जी है तो हो सकता है कि हम बेस्ड ऑन मेरिट डिस्क्रिशन लें या फिर अदर वे लें, वही चीज़ है। तो ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है। नोट ऑन HRC हो गया, या फिर UPSC कंपोजिशन फंक्शंस रिलेटेड। UPSC का कंपोजिशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। UPSC में का बहुत तरह का काम है। हम लोग बेसिकली जानते हैं कि केवल एग्ज़ाम लेना काम होता है, ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा भी UPSC का काफ़ी सारा काम होता है, वो देखिएगा ज़रूर। पंचायत सिस्टम का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग 73rd 74th अमेंडमेंट लागू तो कर दिए, बट अभी भी जो उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट था हम लोग को नहीं मिल पा रहा। क्यों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इलेक्शन टाइम पे नहीं होता, टाइम पे इलेक्शन नहीं होता, फंडिंग नहीं, मतलब वित्त का अभाव है। सारा विषय भी नहीं दिया। पत्नी बनी है तो पति उसका चला रहा है काम। टोटल 29 विषय है, उसमें से आपको राज्य को दिया नहीं गया है पंचायत में सारा विषय, और राज्यों का कंट्रोल ज़्यादा है। और इकोनॉमिक स्टेटस में मिला है सर, इकोनॉमिक स्टेटस। हाँ, देखिए इसको बेसिकली हम लोग 3F में बांट सकते हैं, 3F, ठीक है। पहला फंड्स, दूसरा फंक्शंस, तीसरा फंक्शनरीज। ठीक है ना। PRI सिस्टम में पहले तो आपको फंड्स उतना अवेलेबल नहीं होता कि सारी चीज़ें वो कर ले, हालांकि 14 फाइनेंस में ठीक ठाक फंड दिया गया था। फंक्शंस मतलब कि जो बता रहे हैं कि 29 सब्जेक्ट में हम लोग सारा सब्जेक्ट उसको दिए भी नहीं है करने के लिए काम, अभी भी उसमें स्टेट बहुत सारा चीज़ है कि वो खुद डिसीजन लेती है और वो करती है। तीसरा फंक्शनरीज, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज ही नहीं है वहाँ पे काम करने को। हम वहाँ पंचायत सचिवालय बना देते हैं, एक मुखिया उप मुखिया चुन लेते हैं, लेकिन बाकी सारा काम के लिए हमारे पास उतना आदमी नहीं है जो कि उन सब चीज़ों को करवाए। इसी के इर्द गिर्द आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। बाकी इसमें जितना एग्जाम्पल है वो सारा दे सकते हैं। एक वो अलग इशू वो भी बोल सकते हैं कि इलेक्शंस नहीं कराना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? सब कोई को पता होगा, है ना। अब अगर हम उसमें पूछे कि हाल फिलहाल में बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन का है उसका जो एरिया है वो बढ़ गया है, कैसे? तो क्या लिखिएगा? बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, आधारभूत संरचना। केस 1 एंड केस में बताया गया था कि मतलब एक डिफाइंड लिस्ट नहीं बताया गया था, उसको एक्सपैंड टाइम टू टाइम करते रहेंगे विद सेवरल जजमेंट्स, तो इसकी वजह से ऑन मतलब टाइम के साथ साथ और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड होते रहे। हाँ वही बता रहे, तो ये कंटिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। हाँ धीरे धीरे जुड़ते गया। हमारे पास एक
वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं बंद है ये कि हमको पता चले कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ये कंटिन्यूस इवॉल्विंग हो रहा है। जैसे जैसे हमारा जुडिशियरी किसी इश्यूज़ को इंटरप्रेट कर रहा है, उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो बताते जाता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा है कि नहीं है। उसमें बहुत सारा आपको साइट करके एग्जाम्पल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। केवल केशवानंद भारती केस में तो हम स्टार्ट किए। कार्यपालिका न्यायपालिका सब अलग अलग है। वही बोल रहे हैं, वो सारा चीज़ धीरे धीरे इंदिरा गांधी का काम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंदिरा गांधी के काल का एग्जाम्पल मतलब कौन सा? इमरजेंसी के टाइम एकदम करना है, वो तो पार्टी है। हाँ, मतलब उसे रिसेंट भी सारा कुछ दे सकते हैं। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन के बेसिस पे तो अभी बात कर सकते हैं सब राइट टू फ्री एयर है हमारे पास। जो बनाना था, एनजे जो बनाया जा रहा था हाँ 99 संविधान संशोधन, तो एक्टिज्म का भी बात था। एकदम, उन सब चीज़ों को इंक्लूड करना, वही बोल रहे हैं। फिर जनरलाइज क्वेश्चन बनता है, मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया क्या है? सब वही सब जो नेक्सस बोले तो क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस या फिर वो सब बहुत सारा चीज़ है। पढ़ाई उतना अच्छा नहीं है, यूनिवर्सल सफरेज में प्रॉब्लम होता है। सर्वे वाला बता देते 43 जो है सो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ गए हैं। एक चीज़ है कि डेटा दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पिन पॉइंटेड आंसर्स में नहीं लिखना होगा, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा गोल मोल टाइप बोलेंगे तो बेटर है। सर ये प्रत्यायोजन जो है जो ऊपर अधिकारी वाला जो नीचे अधिकारी को दिए जाते हैं, प्रत्यायोजन होता है, हाँ, डेलीगेशन ऑफ पावर। हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या सकते हैं? डायरेक्ट वो समझ सकता है कि प्रत्यायोजन क्या है इस बार? सिलेबस में है होगा। centralization। नहीं, वो तो सिलेबस में रहता ही है, लेकिन डेलीगेशन ऑफ पावर उतना बड़ा हमको नहीं लग रहा कि उसमें ज़्यादा कुछ समझने का या फिर उसका ज़्यादा कुछ एस्पेक्ट बनेगा। सिंपल लिखी, डेलीगेशन ऑफ पावर तो मतलब इटसेल्फ वर्ड से ही पता चल, मतलब ये है ना, डिफाइंड हो रहा है कि हाँ भाई अपना पावर जो डेलीगेट मेरे पास। जैसे बड़ा सिंपल, अभी जैसे हम लोग डीसी का काम का बात किए, डीसी के पास इतना सारा काम है कि वो सारा चीज़ खुद से नहीं कर सकता, तो उनको अपना कुछ पावर डेलीगेट करना पड़ता है। डेलीगेशन ऑफ पावर के लिए हम लोगों का पोस्ट बनाया गया डिप्यूटी कलेक्टर, ठीक है ना। जो कलेक्टर को असिस्ट करेगा दैट विल बी डिप्यूटी कलेक्टर, है ना। तो हमको कहाँ से आ रहा है? हमको जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का पावर होगा वो हमारे को कुछ अपना पावर डेलीगेट करेंगे कि ठीक है ये मेरा जो ये काम है, जैसे कोर्ट चलाना है, डीसी को कोर्ट चलाना है रिलेटेड टू जितना आपका CNT SPT जितना आप लोग को अभी बताएं कि बहुत सारा केस हो जो कि वो सुनवाई उन्हीं को करना है। अब वो दिन भर इतना मैटर है, अगर वो कोर्ट चलाने लगे और सारा मैटर उन्हीं को सुनना पड़े तब तो वो दिन भर कोर्ट में ही बैठे रहेंगे। तो वो अपना पावर डेलीगेट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो एडिशनल कलेक्टर हैं, हम उनको उनका कोर्ट का पावर डेलीगेट कर दिए कि आप CNT रिलेटेड इतना जो मैटर होगा ये आप जी देखिएगा, डेवलपमेंट रिलेटेड जितना मैटर होगा ये डिप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर देखेंगे, DDC साहब, ठीक है ना। तो हम डेलीगेशन ऑफ पावर करते हैं। हाँ सर, तो उनका सेल्फ का है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल भी उससे हो सकता है, जैसे कि अगर हम डेलीगेट कर दें। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब ये तो नियमावली बनेगा ना, सब चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। डेलीगेशन ऑफ पावर का जिक्र होगा कि या तो DC खुद से या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। जैसे अभी माइनिंग चल रहा है, इलीगल माइनिंग चल रहा है, अंचल अधिकारी या सर्कल ऑफिसर को हमारे पास माइनर मिनरल्स एक्ट के तहत पावर होता है कि हम गाड़ी को सीजर कर सकते हैं जो माइनर मिनरल से रिलेटेड है, लेकिन मेजर मिनरल से रिलेटेड नहीं है पावर। तो अभी रिसेंटली हमारे DC सर ने हम लोगों को मेजर मिनरल्स रिलेटेड पावर भी डेलीगेट किया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हर जगह तो खुद से होना नहीं,
तो वह डेलीगेशन, सब डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हो सकता है ना? हाँ एकदम एकदम वही तो डिस्क्रिप्शन, वो उतना ऑटोनॉमी उनको दिया गया है। मतलब उनका अपना स्वयं। हाँ वो एक्ट में हम बता दिए कि आपको करना है, आप चाहें तो आप किसी और के भी मदद से करवा सकते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ है। और सेंट्रल का भी डेलीगेशन दिखा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का सारा दायित्व डीसी के हाथ में। नहीं वो तो पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। जब हमारा इलेक्शन होता है तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट रहता ही नहीं है, नल एंड वॉइड हो गया, वो कम्प्लीटली यूनिटरी गवर्नमेंट हो गया, वो जो कि इलेक्शन कमीशन के अंडर हो गए हम लोग, ठीक है ना। उस समय जो डीसी है वो जिला निर्वाचक पदाधिकारी हो गया, अब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, वो चीज़ हुआ, वो डेलीगेशन नहीं हुआ। झारखंड में सुशासन का प्रयास, हाँ ठीक है, फिर ई गवर्नेंस का अलग सेक्शन और बाकी सब कुछ डाल देना है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, जितना चीज़ आप जानते हैं सारा चीज़ डाल देना है। एग्जाम्पल से झारखंड में स्पेसिफिक है वो तो थ्योरी पोर्शन सुशासन क्या है और झारखंड में सुशासन का क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो वही जो पता है झार सेवा, ई गवर्नमेंट सारा, हाँ 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 सरकार आपके द्वार एक इनिशिएटिव है, किया जा सकता है। ये भी पूछ सकता है सरकार आपके द्वार का क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ठीक है ना, कि जा तो रहे हैं लेकिन उसमें से कितना मैटर रिजॉल्व हो रहा है, ये देखने वाला चीज़ है। और ऐसा मैटर को रिजॉल्व कर रहे हैं जो कि मतलब फिक्स है, जैसे कि ऐसा मैटर रिजॉल्व करें जैसे सीईओ को फिक्स है वो काम, तो वो हम जाके करें, ये सब बता। वो तो सरकार आपके द्वार का मतलब ही हो गया। हम ऑफिस में बैठे हैं, पब्लिक मेरे घर आ रहा था, मतलब मेरे पास अपना प्रॉब्लम लेके, हम अब सरकार आपके द्वार कर रहे हैं कि हम पब्लिक के घर जा रहे हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके यहाँ पे आके काम करते हैं, काम तो वही है, बस पब्लिक को सहूलियत हो इसके लिए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जुडिशरी में 2-3 चीज़ है, ठीक है ना। पहला है कि एक मेरे पास क्वेश्चन भी है, एक वैसा ही क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, इज इट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। आप जो पूछ रहे हैं फिर से बताइए क्वेश्चन। सेपरेशन, इम्पैक्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियरी सेपरेशन, हमारे पास जुडिशियरी भी 3 टियर जुडिशियरी सिस्टम है, ठीक है ना। हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे होते हैं पीडीजे, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है, जो कि उस ज़िले से संबंधित जो भी लॉ रिलेटेड मैटर होते हैं या जो समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं, और उस समिति के जो सचिव होते हैं वो होते हैं डिप्यूटी कमिश्नर, डीसी, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जुडिशियल जो पर्सपेक्टिव है उसी ग्राउंड में एडमिनिस्ट्रेशन को उसी लाइन में लाके काम कराया जा सके। जैसे जो जिला विधिक शिविर या फिर ये सब लगता है जो कि जुडिशियरी का एक योजना होता है पब्लिक को एम्पावर करने के लिए और मतलब कि फास्ट ट्रैक करने के लिए जितना केसेस उनके पास आ रहा है। होता क्या है कि हर एक कोर्ट में बहुत सारा केसेस लंबित है, बहुत सारा तो खैर ठीक है जो टाइम टेकिंग केसेस है, लेकिन बहुत सारा केसेस ऐसा है जो इसमें कि जो एक्यूज़ है या फिर जो रिलेटेड पार्टी है वो बहुत गरीब है और जिसके वजह से कि वो बस पेंडिंग चला जाता है और जो कि उतना ग्रीवियस नेचर का नहीं है। तो उन सब चीज़ों के निष्पादन के लिए जिला विधिक शिविर या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो अनाउंस कराते हैं अपने यहाँ पे ये शिविर लगाने के, जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मामलों को निष्पादित किया जा सके। इसमें मेन रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का जो कि उनको ये करता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो होता है उसमें एक पार्टी जो होता है वो सरकार रहता है, ठीक है ना। जैसे हम किसी पे केस कर दिए या फिर किसी का काम नहीं हो रहा है तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर दिया, तो इसमें जो भी निराकरण करने वाला केस होता है उसको हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। तो इसमें वही चीज़ है कि हम लोग उनके लाइन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन
जज जो होते हैं उनके इनलाइन होके काम करने का कोशिश करते हैं। अब इसमें स्टेट जो जुडिशरी सिस्टम है उससे अलग होना है, क्योंकि आपका यहाँ पे लोकल इश्यूज़ को हम लोग डील करते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरली पूरा CRPC IPC उस पर इशू नहीं करते हैं, ये लोकल बेस्ड इशू होता है। जैसे हम किसी बालू गाड़ी जा रहा है, हम उस पर केस कर दिए, या फिर कुछ छोटा मोटा मारपीट चोरी, वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टेट कोर्ट के रेलिवेंस का नहीं होता है। बस वही सारी चीज़ होता है, और उससे ज़्यादा कुछ आने का चांसेस नहीं होना वैसे भी। इसमें लोक अदालत वगैरह और हाँ भाई, विधिक शिविर में वही सब को इसी आता है। जैसे लोक अदालत उसी का कॉमन नेम हो गया, लोक अदालत जो लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया परफॉर्म कीजिए अपने मेंस में। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बताइए। सर जैसे आंसर लिखते हैं हम लोग, हाँ, तो उसमें जो फैक्चुअल बातें लिखते हैं उसमें कितना फोकस करना चाहिए रेदर देन कि हम लोग ना concept बड़ा की बात सिंपल है। आपको क्या पता है? आपको हिंदी इंग्लिश आता है, हम आपसे फ्रेंच में पूछेंगे तो बताइए या नहीं। हम मान लीजिए अभी बोल ही देखिए, पूरा का पूरा फैक्ट लिख देना। आपको जब आता ही नहीं तो कहाँ से लिखेगा? तो बेस्ट ये है कि अगर आपको जानकारी है तो वो आपको लिखना ही चाहिए, ठीक है ना। आपको डाउट है तो अप्रॉक्सीमेट करके लिखिए, गलत इन्फॉर्मेशन देने से बचना चाहिए। लेकिन आपको अगर आता है तो आपको लिखना चाहिए। आप जितना बढ़िया, जितना इन डेप्थ लीजिएगा लिखिएगा, उतना ज़्यादा एग्जामिनर को आपसे ये होगा, उसको आपका जवाब उतना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर ऐसे लिखना चाहिए कि उसकी कमी महसूस नहीं हो, कि यहाँ पे ये फैक्ट लिखना चाहिए था, ठीक है ना। पहले पॉलिटी में जैसे क्वेश्चन लिखते, करप्शन और ये सब पे क्वेश्चन आया तो हम लोग सीधा दे देते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इंडिया का रैंकिंग 187 इतना इतना था करप्शन में। याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद हो तो लिखेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ये में इंडिया जो था बॉटम हाफ में लाई कर रहा था करप्शन ये में। सिंपल, ज़रूरी नहीं है। याद है तो अच्छा करने के लिए तो आंसर लिखना ही है, उसमें क्या है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।